नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने छठी क्लास की अध्याय 5 तक पूरा कर लिया था। आज हम अपने अगले अध्याय पे चलेंगे, अध्याय 6 पे, जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, चैप्टर का नाम ये है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो पिछले जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं आप उसको एक कंटिन्यूअस सीरीज वाइज देखते चलें और इसको समझते चलें। हम एनसीईआरटी की पूरी सीरीज कवर करेंगे, जैसे क्लास 6 से लेके पूरी 12 तक की सीरीज कवर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो इसमें बताया जा रहा है कि चुनाव का दिन था जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। नाना जी ने बताया कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, जिनका शासन चलेगा हमारे देश पे, हमारे राज्य पे। कुछ लोग शासक कैसे बने, ये सवाल उठता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ करके भी राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब कैसे देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसमें बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सारे सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण क्या था देखते हैं। वर्ण इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ऋग्वेद सबसे पहले रचा गया और उसके बाद के जो भी ग्रंथ रचे गए उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे।
इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते थे। अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतें भी शूद्र के समान माना गया है। औरतों को भी शूद्र के समान माना गया है और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं तो पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद में क्या है? जनपद महायज्ञों को कराने वाले राजा जब अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में पृष्ठ 57 में दिखाए गए हैं। आगे जो मानचित्र आएगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं
जिन्हें चित्रित पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम ही स्पष्ट हैं, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इस तरीके के पात्र महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के रूप में किया जाता होगा। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा में इन किलों का निर्माण किया होगा, या फिर कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रमाण देते होंगे और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। हम इतनी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, हम इतना बड़ा भव्य मंदिर, भव्य दीवार बना रहे हैं, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, इस तरीके से वो प्रमाण देते होंगे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय आगे 9 में पढ़ेंगे। तरीके से किले के दीवार बनाए जाते थे। कर। अब कर क्यों लेना शुरू हो गया, ये हम पढ़ते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब क्या हुआ था कि अब राजा बड़े बड़े किले बनवाने लगे थे, उसका देखभाल करने लगे थे, अपने जनता का देखभाल करने लगे थे, फिर सेना रखने लगे थे, सेना को खाना देने लगे थे, उनको वेतन देने लगे थे। इन सभी कामों के लिए सिर्फ उपहार पे निर्भर न रह के राजाओं ने कर की व्यवस्था लागू की और एक नियमित रूप से कर वसूलते हुए अपनी शासन सत्ता को चलाने का फैसला किया था। इस कारण से उन्हें कर लेना पड़ता था। अब कर कैसे कैसे लगते थे? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो कर को भाग कहा जाता था। जो जमीन किसानों पे लगते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था।
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अकेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। कृषि में परिवर्तन किया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी कि हल का जो नुकीला भाग होता है वो लोहा का बनने लगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे का फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। क्या आसानी से जोता गया तो मतलब फसलों की उपज भी उसके कारण बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, देखते हैं मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षण कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क भी खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। बोला जा रहा है कि मगध में बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, बहुत सारे चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। जैसे मान लीजिए कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ यही नहीं जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये लौह अयस्क को उगाया जाता था। तो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार के राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बना दिया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उनके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली जो बिहार में थी। यह एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे।
सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रीय दास तथा कमाकर इस सभाओं का हिस्सा नहीं होते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिग् निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्या दी गई है। इन्हें करीब 2300 साल पहले, 2300 साल पहले अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और इससे रिलेटेड उन्होंने अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अजातशत्रु ने बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहें, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, का उन्नति होता रहेगा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। उनका पतन नहीं होगा। कई शक्तिशाली राजाएं इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब तक लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, प्रजातंत्र गणतंत्र का। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के लिए कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा दिया नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो इस तरीके से हमारा क्लास 6 का चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य ये समाप्त होता है। आप पिछले सारे चैप्टर्स को अपने एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी क्लास 6 की चैप्टर्स चल रही हैं, उसके बाद क्लास 6 के बाद क्लास 7 की चलेगी और पूर्णतः उससे आगे क्लास 12 तक की सारी चैप्टर्स चलेंगी और एनसीईआरटी की सारी बुक को कवर किया जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ।